नमस्कार साथियों, मैं प्रीति तिवारी प्रीति एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा मैं वीडियो बना के डाल रही हूँ, पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये प्रैक्टिस सेट है आपका सोशियोलॉजी का। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर है 51। किस व्यवस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली को राजनैतिक, सामाजिक या अधिक प्रभावशाली उपकरण माना गया है? तो किसमें? किशोरावस्था में। किस अवस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली को राजनैतिक समाजीकरण का अधिक प्रभावशाली उपकरण माना गया है? तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडल को अधिक प्रभावशाली उपकरण माना गया है। विशिष्ट राजनीतिक भूमिकाओं में सहभागिता में मित्र मंडली का योगदान अधिक रहता है और यह एक प्रकार से परिवार में सहायक और पूरक अभिकरण के रूप में कार्य करते हैं। आपका राइट आंसर चौथा है। क्वेश्चन नंबर है 52। भारत में राजनैतिक आधुनिकीकरण के अधिकांश मूल्यों का स्रोत कौन सा शासनकाल रहा है? तो अंग्रेजी शासनकाल। आपका राइट आंसर तीसरा। भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण के अधिकांश मूल्यों का स्रोत अंग्रेजी शासनकाल रहा है। उदाहरण: नागरिक अधिकारों, समतावादी वैधानिक व्यवस्था, न्यायालयों एवं प्रशासनिक संरचनाओं, राष्ट्रीय एवं लोकसभा की धारणा, दलीय व्यवस्था, युक्तिसंगत अधिकारी तंत्र, सेना, कानूनी व्यवसाय तथा शिक्षा संस्थाओं आदि का उन्हें समाज में राजनीतिक आधुनिकीकरण की नींव बताया जाता है। विकास अंग्रेजी शासनकाल की ही देन है। क्वेश्चन नंबर 53 है। साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? तो कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? तो 429, 429। साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों का नाम आता है? तो 429। सन 1935 में साइमन कमीशन द्वारा तैयार किया गया रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने दलित जातियों की लंबी सूची बनाई, जिसमें 429 जातियों के नाम सम्मिलित किए गए। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है। निम्न में से किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए हैं? तो किसने सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने। किसने? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। जगत गुरु आदि शंकराचार्य 8वीं सदी के भारत के प्रसिद्ध हिंदू दार्शनिक एवं चिंतक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का तीव्र विरोध किया और सनातन धर्म की स्थापना की। ये अनुसूचित जातियों के सुधार से संबंध नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस का विचार सभी धर्मों में समान विश्वास में था। वे अपने आप में मेल जोल की संस्कृति के प्रतीक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था कि मूर्ति पूजा कभी भी हिंदू समाज को ऊंचा नहीं उठा सकती है। वे ब्राह्मणवाद के विरोधी थे, जिन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता, अस्पृश्यता, कर्मकांड जैसी चीज़ों में विश्वास इत्यादि की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने अंतरजातीय विवाह व विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महर्षि दयानंद सरस्वती। फिर क्वेश्चन नंबर आता है आपका 55। सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सोशियस और लोगस। लोगस इन शब्दों में से लोगस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो किस भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा से। तीसरा आपका राइट आंसर है। सोशियस शब्द लैटिन शब्द और सोशियोलॉजी शब्द लैटिन शब्द और सोशियस यूनानी शब्द के लोगस से मिलकर बना है, तो यूनानी के भाषा से लिया गया है। किस विद्वान ने भारतीय जनजाति में जाति की भूमिका को राजनीति का कैंसर की संज्ञा दी है? मतलब किस विद्वान ने कहा है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति का कैंसर माना जाता है? किसने कहा है? तो ये आपके D.R. गाडगिल ने कहा है। किसने कहा है? D.R. गाडगिल ने कहा है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को कुछ विद्वान यथा D.R. गाडगिल इसे राजनीति का कैंसर कहते हैं तथा इसे राष्ट्र निर्माण,
राष्ट्रीय एकीकरण तथा आधुनिकीकरण में बाधा मानते हैं, जबकि कुछ अन्य विद्वानों यथा रुडोल्फ ने इसे राजनीतिक विकास, आधुनिकीकरण तथा प्रजातंत्री व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक बताया है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से किस विचारक ने कहा था भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? किसने कहा था कि जाति जो है सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? तो जयप्रकाश नारायण ने कहा था। किसने कहा था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। वीनर, जोन्स और टीकर आदि विद्वानों ने इस विचारधारा को अपना समर्थन प्रदान किया था। किसने लिखा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अछूत को पवित्र कर सके? मतलब कौन से विद्वान ने ये कहा है कि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे अछूत को पवित्र कर सके? वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं और वे जीवन पर्यंत अपवित्र बने रहकर ही मर भी जाते हैं। तो किसने कहा है? के.एम. पडिक्कर ने कहा है। किसने कहा है? के.एम. पडिक्कर ने कहा है। औद्योगिकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं? औद्योगिकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई है? तो कौन सी है? नंबर 1 आपका राइट आंसर विवाह, जाति, परिवार की संस्थाएं। विवाह, जाति तथा परिवार की संस्थाएं। औद्योगिकरण ने जिन परिस्थितियों को जन्म दिया उसमें एक संयुक्त परिवार का कोई एकाकी परिवारों में बिखराव स्वाभाविक है। इससे सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था, जाति में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत का जनांकिकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है? तो कौन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था जो भारत का जनांकिकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है? वह कौन सा है? तो चौथा आपका ए और बी दोनों सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, ये दोनों आपका राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन व अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष दोनों द्वारा जनांकिकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान की जाती है। भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह क्या है? भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह कौन सा है? तो नगरीकरण की धीमी गति। कौन सी है? नगरीकरण की धीमी गति। भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह नगरीकरण की धीमी गति है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के किन सेवाओं को RCH सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है? तो कौन सा है जो RC सर्विसेज के नाम पर चलाया जा रहा है? तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को। किसको? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को चलाया जा रहा है। 1997 में शुरू किया गया प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RCH परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर कम करना और बीमारी प्रजनन स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, निम्न में से कौन शक्ति का एक प्रमुख लक्षण है? निम्न में से कौन एक शक्ति का प्रमुख लक्षण है? तो ए और बी दोनों राइट है आपका। यह संबंध मूलक होती है और यह स्थितिपरक होती है। शक्ति के दो प्रमुख लक्षण हैं, यह संबंध मूलक होती है, यह स्थितिपरक होती है। शक्ति यद्यपि व्यक्ति के किसी अन्य को प्रभावित करने की क्षमता है, फिर भी यह सरल व्यक्तिगत लक्षण न होकर मूल रूप से बंधक मूलक होती है। शक्ति स्थिति परक भी होती है, अर्थात इसे कर्ता किसी विशेष स्थिति में ही प्रयुक्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 है, किसने कहा है किसके अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है? तो कौन है? मैक्स वेबर। किसके अनुसार? तो मैक्स वेबर के अनुसार अधिकारी तंत्र आधुनिक समाजों के बड़े प्रशासनिक संगठनों के बौद्धिक एवं कुशल अभिकरण के रूप में कार्य करता है। यह एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त तथा स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है।
अधिकारी तंत्र के किन मूल्यों का ह्रास होता है? अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? तो आपका परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता है। क्वेश्चन नंबर 66, ये अधिकारी तंत्र से परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता है। बौद्धिकता, तर्कना परकता कर्मचारियों के उन मूल्यों से अलग कर देती है जो मानव जीवन को अर्थ और लक्ष्य प्रदान करते हैं। अगर कोई पिता, क्वेश्चन नंबर 66, अगर कोई पिता अपने बच्चों को किसी कार्य के लिए डांटता है या मारता है तो उसे वैध माना जाएगा और उसे क्या सत्ता कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? सत्ता कहा जाएगा। सत्ता शक्ति का ही वैध रूप है। अगर कोई पिता अपने बच्चे को किसी कार्य के लिए डांटता या मारता है तो उसे वैध माना जाता है और सत्ता कहा जाता है, क्योंकि बच्चों को समाज के अनुकूल व्यवहार करना सिखाना पिता माता परिवार का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस विद्वान के शब्दों में सामाजिकरण विकास की एक प्रक्रिया है? किस विद्वान ने कहा है कि सामाजिकरण विकास की एक प्रक्रिया है? तो स्टेसी ने कहा है। किसने कहा है? स्टेसी ने कहा है। स्टेसी के शब्दों में सामाजिकरण विकास की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक शक्ति ज्ञान, निपुणता, विश्वासों, मूल्यों, मनोवृत्तियों एवं स्वीवृत्तियों को प्राप्त करता है तथा जो उससे समाज के एक प्रभावशाली सदस्य के रूप में कार्य करने के योग बनाती है। तो उसमें तीसरा आपका राइट आंसर है। इसमें वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, मथुरा एवं गया आदि नगरों का विकास किस आधार पर हुआ है? तो धार्मिक आधार पर। किस आधार पर हुआ है? तो धार्मिक आधार पर हुआ है। आपका पहला राइट आंसर है। वाराणसी, अयोध्या, प्रयाग, मथुरा एवं गया आदि नगरों का विकास धार्मिक कारणों से हुआ है। ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव या परिणाम हैं तो कौन से हैं? ये आपका पहला राइट आंसर है। 1, 2 और 3। परिवार का विघटन। कौन सा है पहले? परिवार का विघटन। दूसरा, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। तीसरा है आपका राजनीतिक दलबंदी। आपका पहला, दूसरा, तीसरा राइट आंसर है। नई शिक्षा प्रणाली, औद्योगिक एवं नगरीकरण, हरित क्रांति आदि कारकों के प्रभाव के कारण परंपरागत भारतीय ग्रामीण समुदाय में अनेक परिवर्तन हुए हैं। वे संयुक्त परिवारों का विघटन, जजमानी प्रथा की समाप्ति, जाति प्रथा से संबंधित दोषों में कमी, नई अर्थव्यवस्था का उदय, नवीन प्रजातंत्री नेतृत्व का उदय, गाँव में गुटों एवं दलगत राजनीति का उदय, द्वैतीय संबंधी में वृद्धि, परंपरागत भारतीय मूल्यों के स्थान पर नवीन मूल्यों को ग्रहण करना आदि ये सब आता है। व्यापक अर्थ में उद्योग किसे कहते हैं? व्यापक अर्थ में उद्योग किसे कहते हैं? तो कच्चे माल में उपभोक्ता या उत्पादन वस्तुएं सृजन करना। आपका पहला राइट आंसर है। मशीन तथा ईंधन शक्ति पर आधारित उत्पादन के विशिष्ट रूप को उद्योग कहते हैं। इसमें मशीनों के प्रयोग द्वारा कच्चा माल से उपभोक्ता या उत्पादन वस्तुएं तैयार की जाती है। डेयरी कृषि पदार्थों का परिष्करण, चीनी उद्योग आदि की स्थापना अधिकतर किन संस्थाओं के द्वारा की जाती है? तो किन संस्थाओं के द्वारा की जाती है? सहकारी संस्थाओं के द्वारा। किसके द्वारा? सहकारी संस्थाओं के द्वारा डेयरी कृषि पदार्थों का परिष्करण, चीनी उद्योग आदि की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से नगर औद्योगिकरण के कारण विकसित हुई है? निम्नलिखित में से कौन से नगर जो है औद्योगिकरण के कारण विकसित हुई है? तो आपका राइट आंसर है भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर प्रमुख तथा औद्योगिकरण के कारण विकसित नगर है जहां पर लोहा एवं इस्पात उद्योग प्रमुख है। जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? तो औद्योगिक विकास के कारण। किस कारण से? औद्योगिक विकास के कारण युवक युवतियों को एक साथ कार्य करने के अवसर प्रदान किए। इससे वे एक दूसरे के संपर्क में आए, एक दूसरे को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार के संपर्क अंतर्जातीय विवाह, जाति के बाहर विवाह को प्रेरणा और प्रोत्साहन देते हैं। नगरों में उद्योगों के आकर्षण एवं रोजगार ने ग्रामीण व्यक्तियों को आकर्षित कर किसे बढ़ावा दिया है? तो नगरीकरण को। किसे बढ़ावा दिया है? नगरीकरण को। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का गतिशील होना, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का अनुपात बढ़ना,
नगरीकरण कहलाता है। देहात में रहने वाले लोग शहरी क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर और अच्छे जीवन स्तर से प्रभावित या आकर्षित हो सकते हैं। इसी प्रभाव या आकर्षण के वशीभूत होकर वे गांव छोड़कर शहर आने का निर्णय ले लेते हैं, मतलब शहर में आना पसंद करने लगते हैं क्योंकि हमें वहाँ रोजगार मिलती है। किसने प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग और उत्पादन की वह प्रक्रिया माना है जिससे व्यक्ति जीवित रहता है? तो किसने? डॉक्टर सरन ने। क्वेश्चन नंबर आपका है 66। श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभावों कौन सा सही नहीं है? मतलब श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभाव में कौन सा सही नहीं है? तो दूसरा आपका सही नहीं है, वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है। वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है, ये आपका राइट आंसर नहीं है। अत्यधिक श्रम पूर्ति होने पर रोजगार की क्या हो गई? कमी आने लगी है। परिणाम स्वरूप रोजगारी में वृद्धि होती है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति अपने लाभ अधिकतम करने के लिए उच्च तकनीकी को अपनाता है तथा श्रमिकों को छांटने लगता है मतलब दूर करने लगता है, जिससे पूंजीपति और सर्वहारा के बीच एक तनाव उत्पन्न होता है, जिससे वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। जिस अवस्था में बच्चों को परिवार के साथ पड़ोस, विद्यालय, खेल के साथियों में नवागंतुक के साथ समायोजन स्थापित करना पड़ता है, अवस्था निम्न में से क्या कहलाती? तो अवस्था कहलाती है किशोरावस्था। क्या कहलाती है? ये आपका किशोरावस्था कहलाती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया। किशोरावस्था में बच्चा परिवार के अतिरिक्त पड़ोस, विद्यालय, खेल के साथियों और नवागंतुकों से संपर्क में आता है। इस सभी के विचारों एवं व्यवहारों उसे समायोजन करना होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावपूर्ण होती है? तो ये होती है आपके बच्चों के जीवन के बीच के वर्षों में। सामाजिकरण की प्रक्रिया बच्चों के जीवन के वर्षों के बीच में अधिक प्रभावपूर्ण होती है। यह गुट स्तर के संबंध में है, जिसमें बालक बातचीत करना सीखता है और चलने फिरने लगता है। इसके सामाजिक संबंध बढ़ जाते हैं क्योंकि यह माँ बाप, भाई बहन के मित्रों से अंतःक्रिया करने का प्रयास करते हैं। आरंभ में उनका संबंध माँ से होता है। पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा किस प्रकृति का होता है? तो किस प्रकृति का होता है? ये आत्मकेंद्रित। किसका होता है? आत्मकेंद्रित का होता है। पूर्व ऑपरेशनल अवस्था की शुरुआत लगभग 2 वर्ष की उम्र में होती है और 7 साल तक चलती है। पियाजे ने इस स्तर को आत्मकेंद्रित स्तर कहा है। बच्चे इस स्तर में हमेशा वातावरण को अपने को केंद्र बिंदु मानकर समझने का प्रयास करता है। किस सिद्धांत के अनुसार बच्चों का दूसरा व्यक्तियों से जब संवादात्मक संपर्क होता है तब सेल्फ का विकास होता है? तो किसने कहा है? मीड ने। सेल्फ की बात किसने की है? मीड ने कहा है। मीड के अनुसार बच्चों का एक दूसरे व्यक्तियों से संवादात्मक मतलब संपर्क में आना होता है तब आत्म का विकास होता है। बंध स्त्रीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण समाज में देखने को मिलता है। बंध स्त्रीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है? तो हिंदू समाज में। किस में देखने को मिलता है? हिंदू समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था बंध स्त्रीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप में क्या होता है? उपयुक्त सभी